ये देश की जो मिट्टी है ना, इस देश का जो इतिहास है ना, इस देश में हर्षद शर्मा भी क्रांतिकारी है, मनीष शर्मा भी क्रांतिकारी है, ये 2 यहाँ बैठे हैं, 5 नीचे बैठे हैं, सब क्रांतिकारी इस देश की मिट्टी है। सभी सनातनी बंधुओं को जय जय श्री राम। दोस्तों, सनातन की सबसे सुंदर बात यह है कि वो हमारी सोच पर पहरा नहीं लगाता, बल्कि उसे पंख देता है। इसी खूबसूरती के कारण सनातन में हर वर्ग, हर व्यक्ति को समानता से देखा जाता है और नए विचारों का दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। हमारे चैनल जनरेशन सनातनी का भी यही प्रयास है कि हम जनरेशन एस की सोच को एक मंच दें और ये जानें कि वो देश और समाज को किस नजरिए से देखते हैं। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं हर्षद शर्मा, जिन्होंने अपने स्कूल टाइम में ही राजनीति को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। 2009 में NSUI से जुड़कर उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 2010 में वो कॉलेज वाइस प्रेसिडेंट चुने गए और 2011 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के एकेडमिक काउंसिल मेंबर रहे। हर्षद 2014 में NSUI दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी, 2016 में नेशनल कोऑर्डिनेटर, 2017 में MP कांग्रेस स्पोक्सपर्सन और आज यानी 2024 में कांग्रेस के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। और इन सब के साथ साथ वो एक लॉयर भी हैं। तो आइए बिना किसी देरी के मिलते हैं हर्षद शर्मा से। हर्षद, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए टाइम निकाला जनरेशन एस के लिए, और वैसे तो आप भी जनरेशन एस का हिस्सा है। हर्षद, अपन इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं कि आज की जो यंग जनरेशन है उसकी और सनातनी जो एक टीचिंग्स है उनके बीच के कनेक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपने पहले ही सवाल सीधे ऐसा दागा कि शायद यंग जनरेशन को ये सुनने में अच्छा ना लगे कि हमारे खिलाफ बोल दिया, लेकिन जो मेरे आसपास जो लोग हैं, इसको मैं जनरलाइज नहीं करूँगा, और मैं मेरे आसपास जो लोग देखता हूँ या जो देखता हूँ जो लोग कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, हम लोग ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, या फिर ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो यहीं काम धंधा कर रहे हैं, अपने शहर में हैं, यहीं कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं। तो आज की जनरेशन में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और जो लोग मुझे जानते हैं वो ये बोलेंगे कि ये बात इसके मुंह से सुन रहे हैं तो बड़ी अजीब लग रही है, वो लोग स्टडी नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो मैं स्कूल तक, कॉलेज तक, जब तक मैं पढ़ाई कर रहा था, जो हम कहते हैं एकेडमिक्स में जब तक मैं था, तब तक मेरा भी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आ गया तो मैंने बहुत चीज़ों को पढ़ा, बहुत चीज़ों पर रिसर्च करी, और आजकल मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। तो मेरा ऐसा सोचना है कि हमारा जो युवा है वो धर्म को एक नारे तक सीमित कर चुका है, या फिर एक कल्चर, एक सेट उसने बना रखा है, एक फ्रेमवर्क बना रखा है, और उसी में उसने खुद को सेट कर लिया कि ये मेरा धर्म। ये जो आप फ्रेम बोल रहे हैं कि एक फ्रेम बना रखा है या एक नारा, इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे? ये देखिए, जैसे कैसा है कि क्योंकि उस यंग जनरेशन के साथ आप खुद को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी हूँ। देखिए, धर्म एक ऐसी चीज़ है, और हमारा धर्म, खासकर हिंदू धर्म या जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है कि मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति इस देश में ऐसा होगा जिसने उसको पूरा पढ़ लिया होगा। हमारे पुराण हैं, हमारे ग्रंथ हैं, भागवत गीता है, रामचरितमानस है, रामायण है, महाभारत है, जिसने सब पढ़ लिया होगा। उसके बाद भी मैंने भगवत गीता 3 बार पढ़ी, और मैं जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने पिछली बार नहीं पढ़ा था। हर बार कुछ नया लर्निंग है। तो हमारा जो आज का यूथ है वो पढ़ नहीं रहा है, उसने अपना व्यू कुछ रील्स से अपना व्यू बना लिया है, कुछ पॉलिटिशियन से अपना व्यू बना लिया है, कुछ अपने आसपास के जो धर्म गुरु हैं, बाबा हैं, उनसे अपना व्यू बना लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं ना तो आज एक्सपर्ट हूँ, ना मैं कभी हो पाऊँगा। मेरे शायद 7 जन्म भी मैं ले लूँगा तो शायद मैं धर्म के बारे में पूरा नहीं पढ़ पाऊँगा, और उसको पूरा फॉलो नहीं कर पाऊँगा, अपने जीवन में उसको नहीं उतार पाऊँगा। तो युवाओं से एक तरीके से मेरी ये शिकायत है कि आप धर्म को पढ़िए। मैंने भी नहीं पढ़ा है। अगर मैं कह दूं कि मैंने सब पढ़ लिया और मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, तो मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो उसको पढ़ के और हमें उसे कंक्लूड करना। हो क्या रहा है सर कि लोग एक मूवी देख ली, या आपकी और हमारी जनरेशन, आप और हम एक ही स्कूल से पढ़े हैं, आप और हमारे में 6 या 7 साल का डिफरेंस है। मैं जब 5वीं 6ठी में था तो आप 12th में थे, मुझे याद है। तो आपकी और हमारी जनरेशन ने धर्म को सीखा रामायण और महाभारत, रामानंद सागर से। उसके अलावा उनको यही नहीं पता है कि रामायण में क्या है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो इनिशियल रामायण
मैं कई बार देख चुका हूँ, कोविड में पूरे पीरियड में मैंने देखी। तो मैं कई युवाओं से पूछता हूँ जो मुझसे धर्म पे बहस करते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में हैं, हम ऐसी पार्टी में हैं कि लोगों को लगता है कि धर्म से विरोधी दूर है। हाँ, धर्म से दूर है, एक जनरल जो परसेप्शन है। तो जब लोग मेरे से पूछते हैं, कई सारे जो प्रो बीजेपी वाले हैं, हाँ। या जो अगेंस्ट हाँ, हाँ, हमारे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, हाँ। जो न्यूट्रल भी है लेकिन हमारे कांग्रेस की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, या उनको कांग्रेस की आइडियोलॉजी की समझ नहीं है, तो वो पूछते हैं कि ये धर्म वो धर्म। तो मैं उनसे बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ, राम आपस में 4 भाई थे, इनमें से 2 सगे भाई कौन थे? बेसिक सा सवाल है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ 99% नहीं लोग नहीं पता, बता नहीं पाए। पता। बहुत बेसिक सा बिल्कुल, सवाल है। बिल्कुल। राम जी के जन्म से पहले हवन हुआ था, कौन सा हवन हुआ था? राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी की 3 माताएं के नाम बताओ, नहीं बता सकते। तो ये हमारी कमी है, हम अपने धर्म को नहीं पढ़ रहे। हम अपने धर्म को कुछ रील, कुछ मूवीज और इससे हमने उसको लिमिटेड कर दिया है। तो हमें ज़रूरत है कि हमें अध्ययन करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, उसको पढ़ना है, किसी और के व्यू को नहीं लेना है। मैंने किताब पढ़ी, शशि थरूर जी हमारे बहुत सीनियर, बहुत जबरदस्त राइटर और वक्ता है। उनकी एक बुक है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप पढ़िएगा, वाई आई एम अ हिंदू, उनकी किताब है जी। उसका हिंदी वर्जन भी, मैंने इंग्लिश पढ़ा इसलिए मेरे को उसका नाम पता है, मेरे पास भी रखी है जी। वाई आई एम अ हिंदू। आप उस किताब को पढ़िए कि मैं हिंदू क्यों हूँ। अब वो शशि थरूर जी का व्यू है, लेकिन हो सकता है वो सच ना हो सकता है आप उससे एग्री नहीं कर रहे बिल्कुल हो, सही बात। मैं उससे एग्री नहीं कर रहा हूँ। तो उस किताब में मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताया, हाँ, उस बिल्कुल। किताब में ये बताया कि मेरा जो धर्म है वो लिबरल धर्म है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि फ्राइडे को 5 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि हर संडे को, अपना धर्म नहीं बताता है कि हर संडे को आपको मंदिर जाना है और 1 घंटे की प्रेयर करनी है जैसे क्रिश्चियंस करते हैं। उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है। हमारे धर्म में लिबरल है, आप कब दिन में भी, दोपहर में भी, शाम को भी, जब आपको समय मिले। गाड़ी चलाते हुए मैं कई बार सुबह सुबह घर से निकलता हूँ, नहीं पूजा करने का टाइम है तो मैं गाड़ी में जो पहला गाना या भजन लगाता हूँ तो मैं हनुमान चालीसा लगा के उसको रिसाइट कर लेता हूँ। तो पढ़ने की ज़रूरत है और बहुत कुछ है पढ़ने को, और जितना पढ़ोगे उतना ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ, मुझे धर्म के बारे में बहुत कम नॉलेज है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढूं, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता हूँ तो लोगों से ऐसे क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि उनको रियलाइज़ कराऊँ कि आपको नहीं पता है, आप पढ़ो। और कई लोगों ने इसको फॉलो किया और वो लोग पढ़ते हैं। तो एक आदमी भी पढ़ रहा है तो मेरे लिए अच्छी बात है कि मैंने मोबाइल से निकाल कर आप फिर से किताब की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि मैं खुद नहीं हूँ, मैं अगर 5 घंटे फ्री हूँ तो मैं 4 घंटा मोबाइल यूज़ करता हूँ, लेकिन 1 घंटा मैं बुक पढ़ रहा हूँ। ये मैंने अपने आप में बहुत बड़ा चेंज किया है, सबको करना चाहिए। चलिए, ये बहुत बढ़िया। पर आप ही के जवाब में मुझे एक प्रश्न निकालने का मौका मिला। आपने कहा कि कई जो प्रो बीजेपी या फिर न्यूट्रल भी रहते हैं, वो आप जब भी धर्म के बारे में बात करते हैं तो आपको लेके वो सोचते हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी धर्म को लेके, ये आप ही ने एक वर्ड अभी यूज़ किया। तो बेसिकली कांग्रेस की आइडियोलॉजी है क्या धर्म को लेके? और इसी में मैं एक और चीज़ मिक्स कर लेता हूँ। जैसे आपने कहा कि हमारा धर्म जो है बहुत फ्री है, वो नहीं बोलता कि 5 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ो या ये करो या वो करो। तो घर का जो सीधा बेटा होता है, जो हर बात मान लेता है, वो अगर गलती से किसी बात पर प्रश्न उठाए, जो आजकल का माहौल चल रहा है, तो क्या उस पर एकदम से उंगलियां उठाना भी ठीक है? मनीष जी देखिए, ऐसा है कि हम अपने, अब यही इसी को मैं धर्म से आपको जोड़ के बताता हूँ कि प्रभु श्री राम को उनके फादर ने कहा कि 14 साल के वनवास। नहीं, मैं इसमें ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ये भी क्लियर करें कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी है क्या धर्म को? वो मैं सेकेंडली जी लेता हूँ आपको, लेकिन जी जो पहला आपका क्वेश्चन है कि हर चीज़ को क्वेश्चन करना, जो एक बहुत आम परसेप्शन बना दिया गया है कि क्यों क्वेश्चन करना है, गवर्नमेंट को क्यों क्वेश्चन करना है, या हर चीज़ को क्वेश्चन क्यों करना है, कि ये लेफ्ट आइडियोलॉजी ऐसा कहा जाता है कि हर चीज़ को क्वेश्चन। बिल्कुल, मैं वहीं जाना चाह रहा था। तो मैं, प्रभु श्री राम को उनके फादर ने कहा कि आप वनवास पे चले जाओ 14 साल के लिए, तो क्या उन्होंने सवाल नहीं किया और चले गए। तो आप बताइए कि हम अपने जीवन में उतार पा रहे हैं कि हमारे फादर कह दें कि बेटा शराब का सेवन मत करो, कहीं से पता लग गया कि बेटा शराब का सेवन कर रहा है, तो क्या करेंगे कि ठीक है, अगला स्टेप ये होगा कि फादर के सामने शराब का सेवन करके ना जाएं, या वहाँ उनसे तक बात बच नहीं लें। पहुँचे। हाँ, या बड़ा भाई कह दे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का तो पूरा हमने जीवन देखा, क्या भाई चारा जिसको कहते हैं, या भाई के बीच में क्या प्रेम होना चाहिए, बड़े भाई और छोटे भाई में, जबकि वो तो रियल ब्रदर्स भी नहीं थे। तो
बड़ा भाई कहते कि पानी लेके आ, तो तू ले आ, तू क्या कर रहा है, तू भी तो फ़ोन देख रहा है, वो अपना यहाँ रील ही देख रहा होगा, लेकिन उसने छोटी सी बात के लिए अपने बड़े भाई का अपमान कर दिया, या अपमान नहीं भी करा हुआ, ऐसी एक बॉन्डिंग उनके बीच हो सकती होगी। लेकिन तो ये एक चीज़ जो है क्वेश्चन करने वाली, जो आप बात कर रहे हो, ऐसा क्यों क्वेश्चन ना करें। अब मैं एक कार खरीदी, 18 लाख की वो कार है, उसमें 50% मैंने टैक्स भरा, तो क्या मैं रोड पे चल रहा हूँ और मैं पर किलोमीटर रोड पे दिल्ली मुंबई हाईवे पे 2 रुपये पर किलोमीटर अगर मैं टोल टैक्स भर रहा हूँ, और आधी रोड वो या तो ट्रक ने लेन जाम कर रखा है या आधी रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मेरे फेवरेट आप पूछेंगे कि 5 पॉलिटिशियन कौन है, तो उनमें से एक नितिन गडकरी मेरी पार्टी के भी नहीं है। मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ, मैं उनको ट्वीट करता हूँ, उनको मेल लिखता हूँ कि क्यों जब वो पूरी रोड हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो मैं उस पर क्वेश्चन क्यों ना करूँ, तो हमारी मेहनत से, आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। एक टॉफ़ी भी हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर GST भरते हैं, तो सवाल करना चाहिए। और हम सवाल नहीं करेंगे तो आप किसी भी पार्टी का नेता वो निकम्मा हो जाएगा, सोचेगा ठीक है यार, कौन पूछने वाला जवाब देंगे। आप और हम आम लैंग्वेज में पूछते हैं कौन पूछ रहा है, तो नेता भी ये सोचेगा कौन पूछ रहा है यार, मत करो सवाल। जो सवाल नहीं कर रहे उनसे पूछिए कि उनकी शायद, अगर प्रो कांग्रेस कोई व्यक्ति अगर सवाल नहीं पूछ रहा है तो उनसे पूछिए कि मनमोहन सिंह जी के 10 साल की सरकार में क्या उनको बहुत सहूलियत थी, या जो आज की तारीख में सवाल नहीं पूछा तो उनसे पूछिए कि क्या मोदी जी के 10 साल की सरकार में आपको सब सहूलियत है, नहीं है, तो सवाल करो ना। और देखिए, सवाल हम जैसा आदमी ना करे कि कर्नाटका में या तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, हम वहाँ सवाल ना करें, लेकिन जो आदमी टैक्स पेयर है, जो न्यूट्रल आदमी है, जो अपनी जॉब कर रहा है, जो अपना व्यवसाय कर रहा है, छोटा मोटा काम धंधा कर रहा है, उसको सवाल करने में क्या हिचक है। वो तो हर सरकार का कॉलर पकड़ सकता है ना, हमारी तरह वो बंधा हुआ नहीं है। हम तो जैसे एक तरीके से एक प्रोटोकॉल में बंधे हुए हैं, और मानते हैं, आपके पॉडकास्ट में मैं इस बात को मान रहा हूँ कि हम एक बंदिशों से बंधे हुए हैं। मैं जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब के CM थे, मैंने कई बार ड्रग्स पे, हमने 2017 का चुनाव लड़ा और जीते, मैंने कई बार डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, राहुल जी ने वहाँ पे उसको इनॉग्रेट भी किया था। हाँ, यस, आप उसके हिस्सा थे, मुझे ये बात भी याद है। तो आप 2007, उसके बाद मैं आपको कई बार इस शो के बाद मैं आपको भेजूंगा, आप चाहें तो उस स्क्रीनशॉट को अपने पॉडकास्ट में लगाइएगा। मैंने कई बार अपनी सरकार को क्वेश्चन करके पूछा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, ड्रग फ्री पंजाब का क्या हुआ। मेरी पार्टी ने मुझे कोई कार्रवाई नहीं करी। अब मैं आ गया आपके दूसरे सवाल पे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे धर्म में कोई नियम कानून नहीं है, ऐसा राहुल जी की एक स्पीच भी है। मेरी पार्टी के सबसे बड़े नेता या मेरे नेता जिनके कारण मैं कांग्रेस में हूँ, उन राहुल गांधी जी का एक यूथ कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें उन्होंने कहा था, मैंने लाइव सुना था कि डिसिप्लिन नाम की चीज़ इस पार्टी में नहीं है, और मैं चाहता हूँ हो भी ना। तो जो एक डिसिप्लिन है, जो मैंने आपको कहा कि फ्राइडे को 5 बार हमें हनुमान चालीसा पढ़नी है, संडे को हमें प्रेयर पे जाना है, ये हमारे धर्म में नहीं है, और ये हमारी कांग्रेस में भी नहीं है। हमारी कांग्रेस में नहीं है कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते, तुम वैसा नहीं बोल सकते, तुमने ये क्यों किया, तुमने उसको क्वेश्चन नहीं किया, ऐसा हमारी पार्टी में कुछ नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ा डिसीजन इस देश में हुआ था, इसी सरकार में, जिसको मैंने सपोर्ट किया था, और मैंने तुरंत फेसबुक पे डाल दिया था कि आई सपोर्ट दिस डिसीजन। उसके बाद जैसे एक पार्टी का प्रोसीजर होता है, किसी सीनियर का कॉल आया कि इसको डिलीट कर दो, मैंने कहा नहीं करूँगा, कारण कि आपने 10 घंटे के बाद पार्टी ने उस पर अपना स्टैंड लिया होगा, मैं उससे पहले अपना व्यू दे चुका, और मैं मेरा पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, मैं पार्टी का व्यू नहीं दे रहा था। उस टाइम मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं था, बेसिकली मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन NSUI में था। तो मैंने अपने सीनियर को मना कर दिया। हमारी पार्टी में इन बातों पे कार्रवाई नहीं होती है कि आप पार्टी, मतलब हमारा कोई एक सेट रूल्स नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, आप ये नहीं खा सकते, आप ये नहीं पहन सकते। दूसरी पार्टियों में ये है कि आप यूपी में किसी पार्टी में तो आप दलितों के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप अपर कास्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते। बिहार में है, हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। मैं बैलेंस बना के रखता हूँ, मुझे जहाँ जो गलत लगता है वो बोलता हूँ, पार्टी फोरम पे भी बोलता हूँ, जो पार्टी की बातें पार्टी के अंदर बोलता हूँ, जो देश की बात है वो सार्वजनिक तौर पर बोलता हूँ। चलिए, वैसे तो यंग लीडर्स जो निकल रहे हैं उनको इसी तरह का होना चाहिए, पर अब आपने ये बात बहुत ही क्लियरली मतलब रखी है, ये अच्छी बात है। पर फिर आप इसका सॉल्यूशन भी बताइए, जो आपने यंग जनरेशन को बोला कि आजकल केवल मोबाइल में घुसी हुई है, तो आजकल की जो फास्ट पेस लाइफ है उसके बीच में और फिर धर्म के बीच में एक बैलेंस बनाया कैसे जाए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। फिर देखिए, बैलेंस इसी बात से बनाना है कि
मेरा ऐसा मानना है कि हम किसी के गुलाम ना बने, किसी धर्मगुरु के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी पार्टी के, किसी व्यक्ति के हम गुलाम ना बने कि उसने ये बात कह दी तो ये सही होगी। और 10 बात वो कह रहा है तो हो सकता है उसमें 2 बात गलत भी हो सकती है, नहीं एग्री करते हो गए आप तो। और एजुकेटेड लोग मैं देख रहा हूँ कि वो अध्ययन करने से चूकते हैं। देखिए ये एक बहुत अच्छा, आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। ये आपका टाइम वेस्ट भी कर सकता है और आपका टाइम यूटिलाइज भी कर सकता है। आज मैं यहाँ आने से पहले नितिन गडकरी जी का एक इंटरव्यू देख रहा था। एक समदीश, एक कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूब पे बहुत फेमस है, उनका और नितिन गडकरी जी का एक इंटरव्यू है। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को देखना चाहिए। अच्छा। उन्होंने किस तरीके से इस देश की पॉलिटिक्स को बताया, गलत को गलत, सही को सही बताया। बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो करते हैं। हमारी पार्टी में ऐसे आप एग्जाम्पल बोलो तो दिग्विजय सिंह जी ऐसे लीडर हैं जो सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। पार्टी का उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा या उनकी पर्सनल पॉलिटिक्स पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन सब चीज़ों से यूथ को अध्ययन करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। आपको पता है हमारा देश अभी एक वर्ल्ड की रिसर्च हुई, मैं आपको भेजूंगा, आप चाहें तो इस पर लगाइए। हाँ बिल्कुल। उसमें हमारे देश ने कंट्रीब्यूट, हमारे रिसोर्सेज दिए, हमारी गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज दिए और उसमें ये निकल के आया कि मिस इन्फॉर्मेशन में हमारा देश सबसे नंबर 1 है। तो मिस इन्फॉर्मेशन में हमारा देश सबसे नंबर 1 है तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। फेक न्यूज़ में हम बहुत इजीली कुछ पढ़ते हैं और यकीन कर लेते हैं। एक आपको वाक्य बता देता हूँ। बिल्कुल। नोटबंदी हुई थी 16 नवंबर 2016 को, अगर 2016 को ही शायद, उस दिन ये भी अनाउंस हो गया कि 2000 का नोट लाएंगे। एक जर्नलिस्ट ने टीवी पे आके कह दिया कि इसमें नैनो टेक्नोलॉजी की चिप हो। हाँ बिल्कुल, वो बहुत उसके बाद एक दूसरी जर्नलिस्ट ने अपने आज तक के कोई यूट्यूब चैनल पे कह दिया कि वो 100 मीटर अंदर भी नोट रखा होगा तो वो टावर को भेज देगा और टावर से पता लग जाएगा वो कहाँ पे गड़ा हुआ है। पढ़े लिखे लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ख़त्म, ब्लैक मनी ख़त्म हो गया, बात ही ख़त्म हो गई, अब इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने बोला ठीक है, जिस दिन 2000 का नोट हाथ में आएगा उस दिन बात करेंगे। 2000 का नोट जब हाथ में आया तो मैंने उन सबको बार बार छेड़ा कि मेरे वाले में नहीं, तेरे 2000 के नोट में चिप है। आपको नकली मिल गया। पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों में यकीन कर लेते हैं। और मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, साइंस बैकग्राउंड के लोगों ने मुझे बताया कि उसमें चिप होगी। अब बताइए, और मतलब वो लोग आज भी इस बात को कहते हैं कि तो क्या हुआ, वो नोट ऐसा नहीं था लेकिन आ सकता है ऐसा नोट। मतलब कि ये सारी चीज़ें, आप यूथ जो है आज का, वो अपनी कमी नहीं गिनना चाहता। वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं इस मिस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करके अपना क्या नुकसान कर रहा हूँ। तो कोई फैक्ट चेक करने में क्या बुराई है, नहीं, कोई चीज़ पढ़ने में क्या बुराई है, करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात ये आती है, आपने कहा कि ठीक है थोड़ा सा सोशल मीडिया भी इसका एक कारण है, जो अज्ञानता, सबसे बड़ा कारण, अज्ञानता का सबसे बड़ा कारण है। तो फिर आज मतलब जो अभी माहौल हो रहा है अभी आज के टाइम पे, मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ और ना ही किसी पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ, पर मेरा एक इन जनरल व्यू है जो देश में अभी माहौल बन रहा है लगातार। धार्मिक स्थलों को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत ही, अब ये उज्जैन का, आप तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, आपने देखा होगा ऐसी जगहों को बहुत डेवलप किया जा रहा है। तो ये तो एक तरह से पॉजिटिव चीज़ है, यहाँ पे यूथ अट्रैक्ट होगा, खींचा आएगा, तो धर्म के बारे में कुछ नहीं तो 4 चीज़ें जाने गई। आपको नहीं लगता कि ये जो सरकार, बिल्कुल होना चाहिए, मैं सपोर्ट करता हूँ। और जैसे आपने महाकाल लोक का जिक्र किया कि उसको सबसे पहले उसके लिए जो 17,000 करोड़ का बजट था वो कमलनाथ जी की सरकार ने दिया था। ठीक है, देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। दिल्ली मेट्रो जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने उसकी फाइल बना के रख ली थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो वो उस पर वो ज़मीन पर उतरी। तो विजन और किसी प्राइम मिनिस्टर का था, उसको ज़मीन पर उतारने वाला कोई और प्राइम मिनिस्टर था। जैसे आज की तारीख में आप इंदिरा आवास योजना का हमने ड्राफ्ट तैयार करके स्टार्ट कर दी थी और वो इंदिरा आवास योजना आज प्राइम मिनिस्टर आवास, जो मैं सरकार की एक अचीवमेंट में से एक मानता हूँ, जो जिसमें कई लोगों को घर मिला है। तो वो हमारी बनाई स्कीम थी, कुछ हमने 3-4 महीने चलाई, उसके बाद सरकार बदल गई तो उन्होंने, तो ये उस तरीके से ही महाकाल लोक भी है। तो बिल्कुल धर्म का प्रचार होना चाहिए, धर्म को लोकप्रियता मिलनी चाहिए, धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ से आप एग्री करेंगे या नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप एग्री करेंगे। कल मैं एक मीटिंग में था, हमारे यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, प्रभु श्री राम कथा होने वाली है, एक बहुत बड़ी संत हम लोग बुला रहे हैं। हम लोग मतलब एक
जो एक ग्रुप है, ग्रुप है। मैं उसका बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ, नया नया उससे जुड़ा हूँ। तो वहाँ कुछ लोग आ गए, वो कह रहे कि उन लोगों को बता देना है उस दिन की इतनी भीड़ करनी है। अरे आपको उन लोगों को क्यों बताना है? आपको अपनी आराधना करनी है। मुझे प्रभु श्री राम को याद करना है, उनके बारे में जानना है, इसलिए मुझे वो कथा सुननी है। मुझे किसी को दिखाने के लिए वो कथा नहीं सुननी है। वो ट्रेन में नमाज पढ़ रहा था तो आप, वो वीडियो वायरल हुआ था कि सामने ट्रेन में वो नमाज पढ़ रहा था तो आपने वीडियो प्ले कर दिया हनुमान चालीसा का। भाई तू पहले प्ले कर देता। वो जब अपनी नमाज पढ़ेगा तभी मैं हनुमान चालीसा सुनूंगा और पढ़ूंगा। तो ये तो मेरा धर्म नहीं है। मैं मेरे धर्म को खुद प्रैक्टिस करूंगा। मुझे कब हनुमान चालीसा पढ़नी है मैं उसको देख के अपना कंपटीशन बनाऊंगा कि वो मॉल में, लखनऊ में मॉल में कोई आदमी, उनका समय तय है कि कब उनको नमाज पढ़नी है। आपका कोई समय तय नहीं है तो आप खुद तय कर लो कि मुझे 7:17 पर रोज हनुमान चालीसा पढ़नी है, मैं कहीं भी रहूंगा। तो आप वहाँ प्ले करो ना उस मॉल में। यूपी में अभी साल भर पहले की न्यूज़ है, मैं बहुत न्यूज़ फॉलो करता हूँ, बहुत न्यूज़ पढ़ता हूँ। साल भर पहले की न्यूज़ है कि मॉल में कोई मुस्लिम व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था तो वहाँ 3-4 लड़कों ने उसके सामने बैठ के जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी। तो आपको क्यों ज़रूरत है कि उसको देख के आपको याद आ रहा है कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है? आपको खुद पढ़नी चाहिए। यूपी गवर्नमेंट ने उन लड़कों पर FIR करी जिन्होंने ये सब किया उस मॉल के अंदर, मतलब जिन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी थी और वहाँ पे थोड़ा शोरगुल और डिस्टर्बेंस किया था। तो वो न्यूज़ इसलिए बनी थी कि उन लड़कों पे FIR हो गई। तो मेरा ये कहना है कि धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन वो किसी को चढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। आप अपने धर्म को फॉलो करें, उनको अपना करने दें, सबका सम्मान करें, ये होना चाहिए। तो मतलब इन शॉर्ट अगर ये पूरी बात का जस्ट निकालें, पूरा रस निकालें, तो आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि अपना धर्म छूट भी देता है तो कुछ चीज़ों को रीडिफाइन करना चाहिए सनातन में? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आपने जो बोला उसका मतलब तो यही निकला 7:17 फाइनल हनुमान चालीसा? नहीं, मैं भी इन जनरल आप तय कर लो। मैं जो कह रहा हूँ आप उस बुक में ही पढ़िएगा, वाई आई एम हिंदू, शशि थरूर जी की बुक है, उसमें ही आप पढ़िएगा जी। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ही तय करना है कि मुझे मेरा धर्म कैसे फॉलो करना है। तो आप ही तय करो ना कि मुझे रोज 7:15 पे स्वयं के लिए। हाँ, मैं ये कल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये पूरा सबके लिए नियम बना दिया जाए, नहीं, मतलब मैं तय करूँगा। मुझे मेरा धर्म एक प्राइवेट इशू है मेरे लिए। मैं कितनी पूजा कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, कब मैं मंदिर जा रहा हूँ, कौन से भगवान को मैं मानता हूँ, मैं उस भगवान से क्या बात करता हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं क्यों उसको समाज के सामने बताऊं, क्यों मैं उसको दूसरों के सामने बताऊं, और मैं उसको फॉलो भी कर रहा हूं कि नहीं। मैं आपके पॉडकास्ट पे कह रहा हूं प्रभु श्री राम, जय श्री राम या सीताराम, और घर जाके मैं अपने चरित्र में, अपने अंदर प्रभु श्री राम के गुण नहीं उतार पा रहा हूं, तो फिर ऐसे धर्म का कोई फायदा नहीं है। कोई भी भगवान हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं। अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो कृष्ण से बड़ा राजनीतिक कोई नहीं था। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हम कृष्ण को अपने अंदर उतार पा रहे हैं? कभी भी नहीं उतार सकते। हम प्रभु श्री राम के गुण, या हम सोच लें कि हम हनुमान जी जैसे बन जाएं या उनके जैसा गुण उतार लें, मुझे लगता है हम 7 जन्म भी ले लेंगे। कोई व्यक्ति, 140 करोड़ का ये देश है, या पूरे विश्व में भी कोई व्यक्ति उनके जैसा प्रेम, करुणा, पेशेंस, उनके जैसा गुण, उनके जैसा दूसरों को सम्मान देना, उनके जैसा बलशाली नहीं बन सकता। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में जितना उतार सकें उसको उतार लें। और मैं भी ये बात कर रहा हूँ, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं ये सब कर चुका हूँ, दुनिया को अब ये करना चाहिए। हाँ, मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूँ। धर्मगुरु नहीं है जी। और जो धर्मगुरु हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। हमने देखा कि कई सारे धर्मगुरु हर धर्म में ऐसे हैं कि वो स्क्रीन पर कोई धर्मगुरु हैं, कुछ और प्रचार प्रसार करते हैं और पर्दे के पीछे कुछ और है। अब जेल में है पिछले 10-15 साल से। बिल्कुल। तो वो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, बेसिकली मेरा ये कहना है। और कोई हिंदू धर्म में बदलाव की ज़रूरत नहीं है। हमारा धर्म इतना फॉरवर्ड है कि आज से 1000, 2000, 5000 साल बाद भी हमारे धर्म से लोगों ने चीज़ें सीख कर चांद का डिस्टेंस बताया और टेक्नोलॉजी निकाली दूसरे देशों ने। तो हम इतने फॉरवर्ड हैं, हमारा धर्म इतना फॉरवर्ड है, लेकिन हम उसको पढ़ें तो सही, हम उसमें से खोज के निकालें तो सही, वो हमें करना है। मैं ये आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, मतलब इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। पर देखिए, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, अभी जिस भी पार्टी से वो मैटर नहीं करता है, पर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं बेसिकली, तो बातों में कहीं ना कहीं घूमकर राजनीति तो ज़रूरी आएगी। अभी मैं बात करता हूँ एक सिंपल सी, जैसे गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अब गणेश चतुर्थी मैंने माना वेदों का, पुराणों का हिस्सा नहीं है, जिस तरीके से मनाई जाती है मैं स्वीकार करता हूँ उस बात को, पर
ये भी आप जानते होंगे कि गणेश चतुर्थी की जब महाराष्ट्र में शुरुआत हुई थी तो उसने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ये तो एक मान्यता तब से चली आ रही है, एक पॉजिटिव नोट पे चली आ रही है। ये जुलूस हो गए, नवरात्रि के आयोजन हो गए, पर फिर आज 2020 में जब 21वीं सदी के ऑलमोस्ट अपन 1/4 हिस्सा पार कर चुके हैं, तब ऐसे मंडपों पर पत्थर क्यों पड़ते हैं? तब फिर जब आप जैसे यूथ जो रहता है, आप जैसे यंग ब्लड जो रहता है वो चुप रहता है, तब एक प्रश्न जो आपके ऊपर उठता है वो इसी कारण से उठता है कि तब खामोशी क्यों रहती है? देखिए, कुल मिला के आपका ये कहना है कि ये हिपोक्रेसी क्यों है कि हम मैं हिपोक्रेसी बहुत हार्ड वर्ड हो गया, मैं हिपोक्रेसी नहीं, हो सकता है आपकी कुछ मजबूरियां रहती होंगी, पर फिर भी आपको लगता नहीं, तब आपको ये प्रश्न उठाना चाहिए, क्योंकि ये कोई नई चीज़ें नहीं है। जैसे मॉल का आपने एग्जाम्पल दिया कि कोई नमाज अदा कर रहा है, उसके सामने जाके हनुमान चालीसा शुरू कर दी, वहाँ तो चिढ़ाने की बात हो गई। पर ये गणेश चतुर्थी के जो मंडप लगते हैं, पांडाल लगते हैं नवरात्रि के, ये तो किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इस पॉडकास्ट से मतलब मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये पॉडकास्ट पूरा वर्ल्ड देखे, और इस सवाल का जब मैं जवाब दूँ तो वो जवाब भी लोग देखें। हमारे जिस स्टेट से मैं आता हूँ, मध्य प्रदेश से, वहाँ 2003 में जब मैं 13 साल का था, तब से बीजेपी की गवर्नमेंट है। चूँकि क्वेश्चन ऐसा है तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकली आंसर देना पड़ रहा है। और जब मैं 27 साल का हुआ 2018 में, 28 साल का जब मैं हुआ, तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी की। हमारे यहाँ एक मंदसौर जिला है, वहाँ पशुपतिनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है। उसकी बहुत बड़ी ज़मीन, अगर जैसे मैंने आपको कहा कि हम फेक न्यूज़ में नंबर 1, मिस इन्फॉर्मेशन में नंबर 1 देश हैं, लोग चाहें तो इसको गूगल करके पढ़ें। एक मुस्लिम का कब्जा था वहाँ कुछ 200-250 बीघा ज़मीन पर, वो पशुपतिनाथ मंदिर की ज़मीन थी। अच्छा। हमारी सरकार आई, हमने उससे वो ज़मीन छीनी और वापस मंदिर को लौटाई। तो बात यह कि अब जहाँ तक बात है कि पत्थरबाजी गणेश मंडप पे, गणेश मंडप का इतिहास ये है कि बाल गंगाधर तिलक जी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो हमारी पार्टी से ही थे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। तो पार्टी सर कोई और नहीं, एक बात बता रहा था, कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष भी थे। तो चूंकि आंदोलन ही हम कर रहे थे, तो एक ही पार्टी थी, तब भारतीय जनता पार्टी तो थी, समाजवादी पार्टी नहीं थी, किसी भी पार्टी का अस्तित्व नहीं था कांग्रेस। तो एक मुस्लिम लीग थी बस। तो बाल गंगाधर तिलक, अंग्रेजों का एक फरमान आया था कि आप सार्वजनिक जगहों पर बैठ के पॉलिसी सरकार की डिस्कस नहीं कर सकते, उसको क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। आप जैसे 144 लगा दी, जैसे आज की अगर हम भाषा में बोलें तो सेक्शन 144 लगा दिया कि आप धार्मिक आयोजन कर सकते हो, घर के वार त्योहार मना सकते हो। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लोगों को इकट्ठा करके, और कैसे हम पॉलिटिकल डिस्कशन करें, लोग डरते थे आने, तो गणेश चतुर्थी मनाना शुरू करी कि लोग इकट्ठे होंगे तो वहाँ पर हम आज़ादी बातें के आंदोलन की लोग जलाएंगे। तो ये उसका इतिहास है। जहाँ तक बात अब इसकी है कि पत्थरबाजी हो रही है उसके ऊपर, वैसे अब सरकार किसकी? देखिए, हाँ, मैं ये नहीं कह, नहीं पहले आप बोलिए। आप मान लीजिए कि वो आज के कर्नाटका में हो रहा है तो सरकार कांग्रेस पार्टी की, या तेलंगाना में हो रहा है तो सरकार, मैं एक बार मेरे ख्याल से मेरे प्रश्न को थोड़ा सा और मोल्ड कर देता हूँ। मैं किसी भी नेशनल पार्टी पे क्वेश्चन उठा नहीं रहा या किसी के पक्ष में, मेरा ये कहना है कि उस टाइम पे आप जैसे यंग ब्लड क्वेश्चन क्यों नहीं रेज करते? बिल्कुल रेज करता हूँ, और मैं मेरे फेसबुक पे ओपनली कई बार बोल चुका हूँ कि, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में, मतलब ये सिर्फ मैंने अपने फेसबुक पे लिखा है इसलिए मैं उसको दोहरा रहा हूँ नहीं, मेरा आज भी यही व्यू है कि जो सेक्युलरिज्म है वो वन साइडेड नहीं चल सकता। आप हिंदू हैं, आप सोचे कि हम सेक्युलर हो जाओ, मुस्लिम सोचे कि हम सेक्युलर ना हो, तो आप दोनों को सेक्युलरिज्म की तरफ चलना पड़ेगा। जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई इस चीज़ की है कि एक बड़ा मुस्लिम का तबका ये सोचता है कि हम सेक्युलर ना हो, हम कट्टर रहें, और हिंदू सेक्युलर होने के लिए तैयार है। तो हिंदू ये कहता है कि मैं सेक्युलर होने को तैयार हूँ, तो तुम क्यों नहीं है? उनमें भी सब लोग ऐसे नहीं है। हाँ, बिल्कुल जनरलाइज कोई नहीं, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो आपको ये 2 वे होना चाहिए। बिल्कुल, ये लड़ाई उस चीज़ की है। अब जहाँ तक बात पत्थरबाजी की है, तो ये जो सरकारें हैं, किसी की भी सरकार हो, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो सकता है, हालांकि लॉ उनके हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे स्टेट का इशू नहीं है, वो सेंटर का इशू। लेकिन तेलंगाना में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बंगाल में चाहे ममता दीदी की सरकार हो, या कहीं अन्य स्टेट में बीजेपी की सरकार हो, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, तो ये
आपको अपनी सरकार से क्वेश्चन करना है कि आपके यहाँ रहते हुए, आपके सरकार रहते हुए हम सेफ क्यों नहीं है? हमारे गणेश पंडाल के ऊपर पत्थरबाजी कैसे हो गई? आप कोई भी आयोजन आप तो करते रहते हो, आप कोई भी आयोजन करते हो जहाँ गैदरिंग होती है, आपको पुलिस की परमिशन लेनी होती है, पुलिस वहाँ पे सिक्योरिटी देखती है, पुलिस उसका पूरा जायजा लेती है, तो ये वहाँ की पुलिस का फेलियर है। और फिर जब हम क्वेश्चन करते हैं पुलिस पे या सरकार पे, तो ये क्वेश्चन उठता है कि आपको हर चीज़ पे क्वेश्चन, जो आपने पहले क्वेश्चन में पूछा कि आपको हर चीज़ पे क्वेश्चन करने की ज़रूरत, हर चीज़ को क्वेश्चन करने की ज़रूरत इसलिए है कि पुलिस हमसे डरे कि यार यूथ खड़ा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, यूथ अपने सोशल मीडिया पर लिख रहा है, यूथ सड़क पे आ गया है क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं इस नागदा में पहला आदमी था, आपका छोटा भाई मयंक भी उस टाइम मेरे साथ था, कि सरकार केंद्र की में हमारी थी और निर्भया जैसा जो कांड हुआ था, तो मैं सबसे पहले इस नागदा में सड़क पर उतरा था और मैंने विरोध प्रदर्शन किया था। तो किसकी सरकार है, क्या है, ये हमें नहीं देखना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, और ये बोला जाना चाहिए, सबको बोला जाना चाहिए, कोई बंदिशों में। हमें किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। मैं एटलीस्ट ये कोशिश करता हूँ कि मैं किसी का गुलाम ना बनूँ। मैं एक आइडियोलॉजी के लिए लड़ता हूँ, स्ट्रांगली लड़ता हूँ, लेकिन मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। जो गलत है, जहाँ तक ज़रूरत है पार्टी के फोरम पे बोलते हैं, जहाँ ज़रूरत है ओपनली बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात, ये आप ही की बातों में से, जैसे मंदसौर की आपने घटना बताई कि मंदसौर में किसी का कब्जा था, वो हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी हो, पर एक मंदिर की ज़मीन को कब्जे में रखा गया था। अब ऐसी बातों को आप लोग फिर सामने क्यों नहीं लाना चाहते? अगर आप लोगों ने ये काम करवाया, और यहाँ आप लोगों से मेरा मतलब, अब आप इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं आपकी पार्टी की बात करता हूँ, तो ऐसी चीज़ों को अगर आप लोगों के सामने आएंगे तो लोगों की मानसिकता बदलेगी, या आपको लेकर जो विचारधारा है वो उसमें थोड़ा सा बदलाव होंगे, आपको ऐसा लगता नहीं है? या फिर आप ये चाहते हैं कि ऐसी बातें जो हिंदुओं के पक्ष में हम करते हैं वो सामने आए ही ना, और पोलराइजेशन में हमें थोड़ी हेल्प मिले? देखिए, बात है कि जब हम पावर में होंगे तब आप हमें बताइएगा कि आपने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया या क्यों नहीं किया। अब हम पावर में नहीं है। अब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी बताते हुए आपको ये बात समझाता हूँ कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ उज्जैन में आप चौक चौराहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपकी सरकार है। नहीं, हमारे जनरेशन एस के मंच से हमने ये प्रश्न उठाया, बकायदा सरकार पर भी उठाया। ये मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं आपको इस एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ कि सरकार उनकी, आप प्रधानमंत्री से क्वेश्चन के, आप प्रोटेस्ट कर रही है, वही पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। जैसे आपको याद होगा ममता बनर्जी ने एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी वहाँ पर एक हॉस्पिटल में, जो रेप की घटना हुई थी, तो ममता बनर्जी होम मिनिस्टर है, ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर है, वही चीफ मिनिस्टर है, वो अपनी सरकार के लिए सड़क पर निकल गई थी। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे आप? इनसे भी ये क्वेश्चन है कि वहाँ हिंदू मर रहे हैं। मतलब आप मानेंगे नहीं, मुझे एक बीजेपी से जुड़े व्यक्ति ने बोला कि आप लोग मणिपुर पे बोलते हो, आप लोग बांग्लादेश। अरे भाई, मणिपुर मेरे देश का स्टेट है, तो पहले मैं, मेरा देश तो सेफ है नहीं। मणिपुर में 2 साल से 2 ग्रुप लड़ रहे हैं। आप, वो व्यक्ति मुझे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ ये कह रहा है कि आप मणिपुर पे तो बोलते हो, आप बांग्लादेश। अरे भाई, मैं मेरे देश की पहले चिंता करूं, मैं उनकी चिंता बाद में करूंगा। CNRC 2019 में लोकसभा, माफ़ कीजिएगा 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली विधानसभा का एजेंडा लेते हुए लाया गया था। आज 5 साल हो गए, वहाँ हिंदुओं की बड़ी दुर्गति हो रखी है। हमारी पार्टी ने स्टेटमेंट दिया, हमारे सीनियर लीडर्स ने, प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, ट्वीट किया कि उनकी रक्षा होनी चाहिए। अब ये काम तो सरकार का है ना, लेकिन सरकार इस पर रक्षा नहीं कर रही है। इनका प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी टीवी पे आके लच्छेदार भाषण देकर चला जाएगा, स्टेटमेंट देकर चला जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, डिबेट में अच्छी बात बोलेगा और चला जाएगा। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एज अ गवर्नमेंट मैं उनकी रक्षा तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं टीवी पे स्टेटमेंट दूंगा। मैं अपने बयानों में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मैं एक्शन नहीं ले पाऊंगा। क्यों नहीं एक्शन ले पाओगे आप रेप के लिए? तो अभी अगर आज वो एक्शन लेते तो CAA के समर्थन में उतर आएगी कांग्रेस? देखिए, हमने CAA का विरोध उन लोगों को यहाँ लाके बसाने के लिए नहीं किया था। हमने सम के जो NRC हुआ, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, वो हुआ वहाँ पे, तो आपका एक पूर्व उपराष्ट्रपति इस देश का नागरिक नहीं निकला। ये उसमें उसके फेलियर्स हैं, और उसकी जो कॉस्ट है, अगर वो कॉस्ट आप पूरे देश पे लागू करोगे, आपने लागू कर दिया, क्या वो सक्सेसफुल होगा? आप, अगर वो सक्सेसफुल होगा तो नहीं हुआ
तो उस कॉस्ट को जो आपने बियर करा उसका recovery बर्डन कैसे- कौन उठाएगा? burden कौन उठाएगा? बिल्कुल। ये बिना डिस्कस करे आप सोचें कि सरकार ने कुछ दे दिया और हम कहें हाँ 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सरकार ने बोल दिया मतलब कि हाँ हो गया, तो ये सब डिस्कस करना पड़ेगा ना। और बात यह है कि एक बड़ा तबका ये दूसरी साइड सुनना नहीं चाहता है, उसको पता ही नहीं असम में और फेलियर निकला, अब 1600 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, वो उस रजिस्टर को उठा के सरकार को फेंकना पड़ा कि यार ये तो यूजलेस थ्योरी थी, यूजलेस काम था। जैसे नोटबंदी है, मैं प्राइम मिनिस्टर जी आया 8 बजे कह दिया कि नोट बंद होगा, ये 5 चीज़ें हो जाएगी नोट बंद होने से। आज आप इनकी सरकार की किसी भी मिनिस्टर का, मतलब मैं आपके थ्रू इस ऑडियंस को चैलेंज देता हूँ कि वो पिछले 6-7 साल में इस सरकार के एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुना दे कि वो 5 चीज़ों में से एक अचीवमेंट अचीव हो गया हो तो बता दें। वो क्या बताते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स बढ़ गया। भाई जब प्राइम मिनिस्टर ने 8 बजे उसको अनाउंस किया था ना, तो डिजिटल पेमेंट बढ़ाऊंगा उसमें ये इन्वॉल्व नहीं था, ये उसके विजन में ही नहीं था। विजन नहीं था। तो मतलब कि ये ऐसा हो गया कि आपने गाय का दूध निकाला दूध पीने के लिए, और जब दूध बचा तो उसको आपने रात भर में दही बना दिया और बताया कि मैंने तो दूध दही जमाने के लिए निकाला था। भाई वो दूध आपने दूध पीने के लिए निकाला था। आपको चाय पीनी थी, अब हाँ, दही मत आपको रहो। दूध से 5 काम करने थे, लेकिन आपने जो बची हुई दूध है वो रात भर में दही जम गई, तो आपने कह दिया कि मैंने तो दही के लिए निकाला था। तो आप प्राइम मिनिस्टर का वो नोटबंदी वाला वो 5 अचीवमेंट अचीव हो गए क्या? कि क्या टेररिज्म, आपको पता है जिस दिन ये हुआ था उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि टेररिज्म पे एक बड़ा ब्लैक मनी पे क्योंकि अटैक होगा, तो 7वें ही दिन जम्मू कश्मीर में नकली नोट आतंकवादी के पकड़ाए गए थे, उनके पास 2000 का नोट मिल गया था। जी, ये भी युवा फैक्ट चेक करे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल तो भी- हाँ, तो ये आपकी स्टडी में भी होगा। जी। तो मेरा ये कहना है कि ये सारी चीजें जो हैं, हाँ। ये इस पे बात होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन होना चाहिए। हम तो दमखम से रख रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा युवा है उसको दमखम से ये क्वेश्चन करना चाहिए और उसको स्टडी करनी चाहिए। क्या दिक्कत है स्टडी करने में? आप मेरे से पूछिए कि एआई आजकल बहुत कॉमन टर्म हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरे से आप पूछिए उस पर कोई सवाल, मैं सिंपल कह दूंगा मुझे नहीं पता यार, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का आदमी, मुझे 10वीं की साइंस समझ नहीं आती थी, मैं एआई पे ज्ञान देता घूमूं तो सीधे कह दूंगा कि बस मुझे आइडिया नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है। या कोई डॉक्टर है और वो बता दे कि हार्ट के अंदर ऐसा होता है ऐसा होता है, और मैं उसमें अपना व्यू दूं कि नहीं नहीं हार्ट में तो ऐसा होता है, वो भाई वो हार्ट का डॉक्टर, उसको तू क्या सिखा देगा? तो सीधे कह दो ना कि मुझे नॉलेज नहीं है। हम जब अपने ऐसे दोस्तों को कोई चीज़ बताते हैं तो वो ये नहीं कहता कि मुझे नॉलेज नहीं है, वो कहता तेरी फील्ड है तो तुझे ज़्यादा पता है, तो भाई तू मेरे से आके पूछ कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, मैं तुझे बताऊंगा ये सही है क्या गलत है। तू मुझ पे आके कंक्लूजन बता रहा है, जजमेंट दे रहा है कि ये ऐसा हुआ था, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं क्वेश्चन करूँगा। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं रैशनल थिंकिंग रखता हूँ, मैं हर चीज़ में क्वेश्चन सोचता हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा। मैंने बैठे बैठे सोचा कि रामायण और महाभारत में क्या कॉमन चीज़ें रही होगी। एक दिन मैंने ऐसे सोचा, क्या बात है। हाँ, तो बहुत बढ़िया। बैठे बैठे सोचा क्योंकि रामायण महाभारत को कई जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ, तो क्या चीज़ें कॉमन रही होगी? तो उसमें भाई से भाई का विवाद, रावण और यहाँ पे विभीषण का हुआ था, उधर पांडव और कौरवों का हुआ था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने, तो उसमें मुझे देवदत्त पटनायक जी एक बहुत अच्छे लेखक हैं जो धर्म पे लिखते हैं, हिंदू धर्म पे लिखते हैं, सनातन धर्म पे। उनकी किताब मिली थोड़ा रिसर्च करने पे, मैंने वो किताब पढ़ी, उन्होंने पूरी किताब लिखी। क्या नाम बता पाएंगे? याद होगा? मुझे याद नहीं है, मैंने पढ़ी 5-1 साल हुए मुझे अच्छा, उसको पढ़े हुए, मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा। हाँ, पर यही है कि उसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, सिमिलरिटीज इन महाभारत एंड रामायण, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। देवदत्त पटनायक की बुक है ये, मैं आपको बता सकता हूँ। तो पढ़िए ना, क्वेश्चन करिए, सोचिए, सोचने से बहुत सारी चीज़ें समझ आती है। कि अब ये मेरे दिमाग का थॉट था यार, हर आदमी आके कहता है कि तुम्हारी पार्टी एंटी हिंदू है, तो उससे सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लो कि राम 4 भाई थे, अभी तक हमने 2 सगे कौन थे? हाँ, नहीं पता तो मैं बता जब दूंगा। सामने- नहीं मैं आपका नहीं कह जी। रहा, मैं आपकी स्टडी को मैं बचपन से जानता हूँ। तो जब वो आदमी जवाब नहीं दे पाता तो उसको ऐसा लगता है कि यार हर्षद भाई के सामने मेरी बेसिक सी बात पे मेरी यार बेइज्जती सी हो गई है। तो उसको ये रियलाइज होता है कि यार अब मैं अगली बार इसके सामने जाऊंगा तो पढ़ लिख के बोलूँगा, कुछ अच्छी चीज़ें सोचकर। एक दिन मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया, मैं भगवत गीता पढ़ी, तो मतलब ये मैं आज से 5 साल पहले, ये कह लो एक ट्रिक है, कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये एक ट्रिक समझ लो आपके। भगवत गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को किस 4 नाम से बुलाया था, या 3 का बता दें, तो आदमी एकदम से अरे यार तू तो साले मिलते ही जय श्री कृष्ण बोलता है दोस्तों से जैसे हम बात करते हैं,
गाली गलौज करके कि हाँ। तो मिलता ही कहता है कि जय श्री कृष्ण। तो भाई बताना पड़ा क्या, भगवत गीता पढ़ी? भगवत गीता नहीं पढ़नी है, लेकिन तू धर्म के विरोधी है जरूर बोलना है। तो भाई आप भगवत गीता को पढ़ो, इतनी अच्छी किताब है, आप उसको पढ़ लो, आपकी ज़िंदगी के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम से लड़ना आपको, तो ये सोचना चाहिए और ये क्वेश्चन करना चाहिए। बहुत बातें राजनीति की हो गई और होनी भी चाहिए, खैर थोड़ा सा पर मैं एक बात, बस ये राजनीति से रिलेटेड, ये मेरी तरफ से आखिरी प्रश्न होगा, अगर ऊपर वाले ने चाहे तो घूम के फिर से आ गए तो एक अलग बात है। पर मैं आपने अभी एक बात कही थी कि सेक्युलरिज्म जो है वो कोई भी एक तरफ से नहीं आ सकता है, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। बिल्कुल सही बात, 100% एग्री। जब तक दोनों नहीं मानेंगे कि हम दोनों बराबर हैं, या दोनों नहीं और भी 10, हाँ, पर अभी जो मेजर बेसिकली जिसके बीच में बहस चलती है, जिनके बारे में बहस चलती है, विषय क्योंकि है। हाँ बाकी इतने गौण हैं नंबर में कि वो शायद इतना बड़ा प्रश्न बन नहीं पाता है। तो ये आपकी बात से पूर्णतः सहमत, मैं नहीं, सभी होंगे, बहुत ही समझदारी वाली बात है। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जो दूसरा दल है वो तो आप ही की सुनता है, मतलब समझा नहीं मैं। भाई मुस्लिम्स जो है वो कांग्रेस से ज्यादा और किसकी सुनते हैं? एटलीस्ट कांग्रेस तो ये दिखाती है कि देखिए ये एक परसेप्शन है, ये जो आप बात कर रहे हो ये रियलिटी से कितनी दूर है। नहीं, पर बस मैं कंप्लीट कर देता हूँ, आप कंटिन्यू। तो आप उसको क्यों नहीं समझाते? ये उन लोगों को समझाने की जिम्मेदारी फिर आपकी बन जाती है। अगर हम यहाँ पर जाति व्यवस्था, हमसे मेरा मतलब जो दूसरी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, वो भी तो जाति व्यवस्था को खत्म करने की बातें कर रही है कि सब समान है, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी मुस्लिमों में ये सेकुलरिज्म का पाठ जो है पढ़ाना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात, आपका पहला क्वेश्चन लेता हूँ कि हम क्यों नहीं उनको समझाते या मुस्लिम्स हमारी सुनते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो ठेकेदारी प्रथा है ना, कि कोई पार्टी ये कह दे कि मैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन से मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं आरएसएस को कह रहा हूँ, मैं ये भी बोल देता हूँ हाँ। कि कोई अगर ये कह रहा है कि मैं हिंदू धर्म का ठेकेदार हूँ, तो वो हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं है। इस देश में जिस राज्य में सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, हिमाचल प्रदेश, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। और या कोई ये पार्टी कह दे, ओवैसी कह दे कि वो मुस्लिम का ठेकेदार और मुस्लिम उसकी सुनता है, तो ये देश की जो मिट्टी है ना, इस देश का जो इतिहास है ना, इस देश में हर्षद शर्मा भी क्रांतिकारी है, मनीष शर्मा भी क्रांतिकारी है, ये 2 यहाँ बैठे हैं, 5 नीचे बैठे हैं, सब क्रांतिकारी इस देश की मिट्टी है। तो कोई किसी की सुनने को, या कोई एक बड़ा तबका ग्रुप किसी की सुनता हो, ये एक परसेप्शन बना दिया कि कांग्रेस पार्टी की मुसलमान सुनता है, मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी सुनती है। अगर आप देखें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी एक ऐसी पार्टी है जहाँ मुसलमान हमको वोट नहीं देता है। आप जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करता हूँ मैं, और पूरा आपको केरल कर्नाटका तक लेके आता हूँ, और आप बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स, कांग्रेस आज 4थे नंबर की पार्टी है, सबसे ज़्यादा मुसलमान उसी स्टेट में है। आज तो पूरे देश में कुछ ऐसा ही हाल है सर। नहीं, पर ये भी ठीक है, चलिए। सबसे पहले आप पॉपुलेशन का जो बिल्कुल बिल्कुल 2011 से इस देश में पॉपुलेशन काउंट ही नहीं हुई है, लेकिन मुस्लिम की संख्या बढ़ रही है। ये मिस इन्फॉर्मेशन पूरे देश के पास है। कैसे है? सरकार ने अभी तक काउंट ही नहीं करा है, क्योंकि 2021 में इसकी काउंटिंग होनी थी, लेकिन कोविड के कारण हो ही नहीं पाई। लेकिन एक परसेप्शन बना दिया गया है, एक परसेप्शन ये बना दिया। आप जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, महबूबा मुफ्ती है, 3rd नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और 4थे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो वहाँ के मुसलमान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया और महबूबा मुफ्ती को वोट दिया। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, बिहार आ जाइए, उत्तर, अब जहाँ 2 पार्टियाँ हैं वहाँ आप ज़रूर कह सकते हो। मध्य प्रदेश में कितना परसेंट मुसलमान है? 7% मुसलमान है। अभी 2023 में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी को कितने वोट मिले? 40%। तो 33% लोग कौन थे? हिंदू ही थे ना। तो जहाँ पे आप दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, जितने मुस्लिम सीट जहाँ मुस्लिम फैक्टर है कि जीत और हार मुस्लिम तय करेगा, वहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक है, हमारी पार्टी का तो कोई विधायक नहीं है। बिहार में चले जाइए, लालू प्रसाद यादव को मुसलमान वोट देता है, नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट देता है, शायद फिर तीसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी होगी। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पहले मायावती जी को देता है, या अखिलेश यादव को देता है, जयंत को देता है, आरएलडी पार्टी जो है, और उसके बाद शायद कुछ कांग्रेस को वोट देता है। आप तेलंगाना में चले जाइए, पहले टीडीपी को देता है, वाईएसआर को देता है, उसके बाद शायद कांग्रेस को देता है। तो मुसलमान कहाँ हमारी सुन रहा है, या हम कहाँ मुसलमान की सुन रहे हैं? हम तो कोशिश करते हैं। देखिए हमारी पार्टी का नियम यह है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जो 1-1%, 2-2% वाले लोग हैं, हमारी तो आइडियोलॉजी कहती है कि हम सबकी सुनेंगे, सबकी बोलेंगे,
और सबको कन्वे करेंगे। पर ये पोलराइजेशन के चक्कर में या एक तरफा सपोर्ट लेने के चक्कर में देखिए- कहीं ऐसा तो नहीं हो गया ना घर के रहे ना घाट के? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्यों नहीं रहे हम घर के या घाट के। भारतीय जनता पार्टी को इस मध्य प्रदेश के चुनाव में 43% वोट मिले हैं और हमें मिले 40% या 46, सॉरी, बीजेपी को 46 और हमें 40 पॉइंट कुछ। तो ये हमें जो वोट मिले तो Majority 33% लोगों ने, हिंदुओं ने हमें वोट। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो हिंदू नहीं है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने एक माहौल बना दिया है। आप उनके साथ घूम रहे हैं, आप उसकी रैली में चले गए, आपने कांग्रेस का पटका बन लिया तो आप हिंदू नहीं है। किसकी ठेकेदारी है? किसने ठेकेदारी ले ली हिंदू धर्म की? मैं हिंदू हूँ, मैं तय करूँगा मेरी ठेकेदारी कौन लेगा। कोई मोहन भागवत मेरी ठेकेदारी नहीं ले सकता, कोई नरेंद्र मोदी मेरी ठेकेदारी नहीं ले सकता। मैं मेरे धर्म को कैसे फॉलो करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, मैं अपने आप निपट लूँगा। आपकी ठेकेदारी की जब ज़रूरत होगी तो बताया जाएगा। आपकी ठेकेदारी की ज़रूरत, मुझे मेरे घर तक बिजली पहुँच रही है कि नहीं, मेरे घर तक सड़क अच्छी है कि नहीं, मेरी कॉलोनी में मैं अपने घर का होल यूज़ करके पानी पी रहा हूँ, बोरवेल, मेरे घर तक आज तक सरकार के पानी का कनेक्शन नहीं है इस शहर में। तो आपको जो ठेकेदारी देश की जनता ने दी है वो तो आपको लेनी नहीं है। एक ज़बरदस्ती की ठेकेदारी लेके आप घूमते हो, मुझे नहीं चाहिए यार आपकी ठेकेदारी। मुझे मेरे माँ बाप ने संस्कार दिए, मेरे दादाजी ने, दादी ने समझाया धर्म के बारे में, मैंने अपनी अध्ययन से धर्म के बारे में पढ़ा है। मुझे किसी हिपोक्रेसी, किसी ऐसे लोगों से धर्म पे ज्ञान नहीं चाहिए जिन्होंने खुद उसको ना पढ़ा हो। जो कोई एक्सपर्ट आके बता दे कि जैसे देवदत्त पटनायक मेरे हिसाब से नहीं तो 55-60 बुक लिख चुका है धर्म के ऊपर और बहुत अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़िएगा। तो वो आके मुझे कोई बात बोले धर्म के बारे में तो मैं बोलूँ यस यार ये एक्सपर्ट है, इसकी बात मैं सुन सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसे कोई टॉम डिक एंड हैरी आके बोल देगा कि ये धर्म है और वो धर्म को अपने एजेंडा के हिसाब से डिफाइन करना चाह रहा है तो मैं उसके एजेंडा के हिसाब से अपना धर्म तय नहीं करूँगा। मैं अपना धर्म तय करूँगा अपनी स्टडी से, और मैं अपनी पॉलिटिक्स तय करूँगा अपने आसपास के लोगों के जीवन को देख के। ये है सर। नहीं ये तो खैर बातों और में। दूसरी बात, सॉरी, मैं कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहता कि होता क्या है कि लोगों के दिमाग में कि एक पॉलिटिशियन है वो जाति व्यवस्था वाला, मनीष जी ने क्वेश्चन पूछा, हर्षद तो उसको आया ही नहीं, पार कर दिया। अब जाति व्यवस्था की जो बात है, अभी हाल ही में जो फ्रेश, आज हम जब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो फ्रेश इलेक्शन जो हुआ वो लड़ा गया महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे के इशू पर। बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई। आज हम 18 तारीख को इलेक्शन हुआ था और आज वापस हम 18 तारीख के आसपास बैठे हैं। 1 महीना हो गया, वो बटेंगे कटेंगे का नारा खत्म हो गया। अब हिंदू अगली बार खतरे में आएगा दिल्ली और बिहार और केरल में जब चुनाव होगा। तो बटेंगे और कटेंगे का मतलब क्या है कि जो जातियां हैं उनको आपस में नहीं बंटना चाहिए, उनको बीजेपी को वोट दे देना चाहिए। तो ये इलेक्शन में खत्म हो गया। अब बटेंगे कटेंगे पिछले 1 महीने से कहाँ गया? पिछले 1 महीने में गुजरात में एक दूल्हा था दलित जो मूंछ रखा था, उसको ठाकुरों ने मारा। मैं ठाकुर के खिलाफ नहीं क्योंकि वो इंसिडेंस ऐसा है जो एक सामाजिक अव्यवस्था है, वो इंसिडेंस ऐसा है, इसलिए मुझे बताना बिल्कुल। तो मैं वो जो उस वहाँ पर आपने जाके ये ज्ञान क्यों नहीं दिया कि भाई वो भी तो घोड़ी पे बैठ सकता है, बिल्कुल भी तो बारात निकल सकती है। या फिर एक बच्चे की पिटाई हो गई इस बात के लिए कि उसने अपर कास्ट के एक व्यक्ति के कुएं से पानी भरकर पी लिया। आप चलिए मेरे साथ अभी चलते हैं, इस कैमरे को लाइव रखते हैं और हम चलते हैं आसपास के किसी गांव में और उस गांव से ये पूछते हैं कि आपके यहाँ जो शमशान है वो जनरल की एक साथ है और जो नीचे तबके की जो जातियाँ हैं वो एक साथ है। वहाँ पर आप बटेंगे कटेंगे को लागू नहीं कर रहे हैं, आपकी तो सरकार है ना। चलिए गुजरात में आपकी सरकार है 30 साल से, हम वहाँ सत्ता के पास एक बार 2017 के चुनाव में पहुँचे, हम आसपास भी नहीं पहुँच पाए। वहाँ आपकी सरकार है, क्या वहाँ आपने ये व्यवस्था खत्म कर दी? तो बटेंगे कटेंगे चुनावी नारा तक ठीक है, लेकिन जब दलितों के उत्थान की बात आएगी, ओबीसी के उत्थान की बात आएगी तो आप वहाँ पे साइलेंट हो जाएंगे। कितने इंसिडेंट्स हैं इस 2018 के चुनाव के पहले हमारे मध्य प्रदेश में ही एक अपर कास्ट के बीजेपी लीडर के भतीजे ने एक आदिवासी के मुंह पे टॉयलेट करी, वो वीडियो वायरल हुआ। बहुत 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 फैली। उसके बाद ऐसे 2-3 वीडियो पूरे मध्य प्रदेश भर से आए। तो ये जो बटेंगे और कटेंगे है ये सिर्फ एक चुनाव तक सीमित है। तो ये जाति व्यवस्था आप खत्म करना चाह रहे हो तो कहाँ आपने कोई एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट होगा, एक कोई मॉडल गांव होगा जहां आपने खत्म कर दिया होगा। उस गांव का नाम बताइए, उस शहर का नाम बताइए, उस जिले का नाम बताइए।
आपको ऐसे बहुत सारे जिले, शहर और गांव मिल जाएंगे जहां शायद कांग्रेस को 3 या 5, जब पोलिंग होती है तो 100 में से कांग्रेस को 3, 5, 10 वोट पड़ते होंगे। वो बीजेपी का गांव जरूर हो गया होगा, या वो डिस्ट्रिक्ट बीजेपी का हो गया होगा कि वहाँ हमारे नागदा में नगर पालिका अध्यक्ष, मैं जिस शहर से आता हूँ, सांसद, विधायक, सीएम, प्राइम मिनिस्टर, जो पूरी व्यवस्था है, या जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, सब पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक सब बीजेपी के हैं। तो आपने सत्ता हासिल करने के लिए तो डिस्ट्रिक्ट को तो कांग्रेस फ्री कर दिया है, जो आपका नारा है कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता। आप बार बार आपका बोल रहे हैं, मैं खुद आपसे मेरा मतलब क्योंकि हम बात जी मैं बात बीजेपी की, आरएसएस की कर रहा हूँ। तो आप तो एक बहुत रैशनल व्यक्ति हैं जितना मैं आपको जानता हूँ, और हम ऑफ कैमरा भी जब बात कर रहे थे तो आप बहुत अच्छे व्यूज़ आपके हैं, इंस्पिरेशन देता है। तो मेरा ये कहना है कि आपने कोई डिस्ट्रिक्ट ये जाति व्यवस्था फ्री करके दिखाया क्या? 30 साल से आप उधर भी पहले 18-19 साल सीएम रहे, अब आप 11 साल से ऑलमोस्ट यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर है। तो आपने कोई डिस्ट्रिक्ट इसका फ्री करके दिखाया? नहीं करके दिखाया। लेकिन आपका लक्ष्य क्या? आपका लक्ष्य है विपक्ष को खत्म करना, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना। आप देते नारा जाति मुक्त भारत बनाने का, नहीं बनाया क्योंकि आपका लक्ष्य ही नहीं है ना। आपका लक्ष्य सत्ता हासिल करना है। 1 महीने पहले बटेंगे तो कटेंगे, आपने 1 महीने में किसी भाजपा के नेता को बटेंगे कटेंगे बोलते हुए सुना है? नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि अब उसको लागू करने का टाइम आ गया है। अब कोई महाराष्ट्र में दलित उठ के खड़ा होकर कह दे कि भाई इसको लागू करो, और मैं एक अपर कास्ट की लड़की से शादी कर रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करो, तो भारतीय जनता पार्टी अगले 4 डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिखेगी उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि अपर कास्ट की बुराई कौन ले और इस पर बोलेगी नहीं। तो बटेंगे कटेंगे एक नारे तक ठीक है। जाति व्यवस्था जो है इस पर प्रहार आपको करना है तो आपको ज़मीन पर आके करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने एक नारा दे दिया अब बस बढ़िया बंद एसी कमरे में बैठ गए। इसीलिए आप जाति जनगणना को लेकर बहुत ज़्यादा वो है। बिल्कुल हम पॉजिटिव हैं। क्या कहती है जाति जनगणना? कुछ नहीं कहती। तो मैं इसी पे देखिए मैंने मेरा ये प्रश्न पूछने का कारण ये था कि ये बहुत सुंदर बात है कि जातियों में केवल कहने से या नारा देने से वो जो भेदभाव है वो खत्म नहीं होगा, पर ये जो कास्टिज्म है ये तो सनातन में ही नहीं, ये तो मुसलमानों में भी उतना ही है। तो जातिगत अगर जनगणना हो रही है तो वो तो फिर दोनों धर्मों में होना चाहिए। फिर केवल तो किसने कहा? आप मेरे को वो स्टेटमेंट बताइए जहाँ किसी ने कहा कि क्लियरिटी भी नहीं आई है कभी भी इस चीज को लेकर। जैसे हम जनगणना करते हैं तो क्या ये कहते हैं कि हिंदुओं की जनगणना होगी या मुसलमानों की जनगणना? या नहीं, ये प्रश्न जातिगत जनगणना मतलब जितनी भी इस देश में जाति है। ये प्रश्न अगर हिंदुओं की बात करें तो दलित, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर। अगर आप मुसलमानों की बात करें तो पठान, कुरैशी, जो भी उनके होते हैं, पसमंदा, तो जो भी होगी सभी के लिए होगी। ऐसा तो है नहीं ना कि एक वर्ग को साइड रख के। ये प्रश्न पूछने का कारण ये है कि अगर कोई एक बड़ा नेता, देश का कोई एक बड़ा नेता जो जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं उनके एक भी शब्द से, वो अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाता है या किसी भी ऐसी जगह पे जाता है, वहाँ जाके पहला प्रश्न ये होता है कि यहाँ पर दलित कितने हैं। जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो लगता है कि प्रश्न केवल सनातन पर हो रहा है। मेरा ये प्रश्न पूछने का कारण ये है। नहीं, बिल्कुल ठीक है कि आप ये प्रश्न नहीं पूछा जाता कितने बरेलवी हैं, कितने शिया हैं, कितने, ये आप समझ रहे हैं मेरा ये पूछने का कारण क्यों है? क्योंकि छवि यही दिख रही है। देखिए अब मैं बताता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक अपर कास्ट पार्टी है। वो आप आंकड़ा उठा के देखिएगा। नहीं वो आप जब डिफाइन करेंगे, इसलिए मैंने बीच में नहीं काटा। उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिसर्स को देख लीजिएगा तो आपको अपर कास्ट के ऑफिसर्स मिलेंगे, जहाँ पे ओबीसी की रिजर्व सीटें हैं कि 3 ओबीसी ऑफिसर्स होने चाहिए या टीचर्स होने चाहिए या SC ST टीचर्स होने चाहिए, वो वेकेंट है। तो इसलिए वो ये क्वेश्चन करते हैं कि ये लोग साइलेंटली, अब रेलवेज में प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब क्या है कि जो रिजर्वेशन से जॉब्स मिलती थी तो जॉब्स को ख़त्म करना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस रिजर्वेशन का फ़ायदा किसको मिल रहा है। दलित अगर सिर्फ हिंदुओं में है, मुसलमानों में तो दलित है नहीं, उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है रिजर्वेशन का? हिंदुओं को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम है भाई? दलित भी तो हिंदू है ना। और आप हिंदू एकजुटता की बात कर रहे हो, तो अगर दलितों को कुछ ज़्यादा मिल जाता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? वो भी तो आपके धर्म का ही है ना। क्या आप ये मानने लग गए हो कि धर्म मतलब अपर कास्ट? तो धर्म का मतलब अपर कास्ट तो है नहीं। और देखिए, मैं या मेरी पार्टी
सबसे अच्छी बात मैं इस पार्टी में क्यों हूँ, उसका एक कारण ये भी है कि मैं अगर मेल हूँ तो मैं फीमेल की बात नहीं करूँगा, मैं अगर अपर कास्ट हूँ तो मैं लोअर कास्ट की बात नहीं करूँगा, मैं अगर नॉर्थ इंडियन हूँ तो मैं साउथ इंडियन की बात नहीं करूँगा, मैं अगर गोरा हूँ तो मैं काले की बात नहीं करूँगा, मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं मुसलमान की बात नहीं करूँगा। ये नहीं चलेगा। आपको जब इस देश का अच्छा करना है, इस देश का भला करने की अगर आप सोच रहे हैं तो आपको पहले खुद न्यूट्रल होना पड़ेगा। अब मैं ये सोचूं कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलूँगा, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं हमेशा दलितों के खिलाफ रहूँगा या मैं रिजर्वेशन के खिलाफ रहूँगा, तो ऐसे तो आप इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। मैं सबका साथ सबका विकास। हाँ बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, इस नारे के साथ हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं नारे के साथ हूँ, लेकिन उस नारे को जो जमीन पर नहीं उतारा गया उसके खिलाफ भी हूँ। नारा दे दिया, फोटो खिंचवा ली, सेल्फी विद डॉटर, एक कैंपेन चालू हुई थी। आप बताइए कि वो कैंपेन जिस साल चालू हुई थी और आज तक उस सेल्फी विद डॉटर आखिरी बार आपने वो शब्द कब सुना था, या इस पॉडकास्ट को देखने वाले लोगों ने वो शब्द उसी दिन के बाद कब सुना था, ये वो खुद तय करें। क्योंकि नारा दे दिया था सेल्फी विद डॉटर, 2-4 दिन सेल्फी खिंचवा ली, और जब अभी एक आंकड़ा आया कि बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ, हाँ, उसमें 80% जो पैसा अलॉट हुआ था वो विज्ञापन पे खर्च हो गया, सिर्फ उसके प्रचार पे। 20% भी वहाँ पे बेटियों तक नहीं पहुँचा। तो नारा देना एक चीज़ है, नारा तो आप कुछ भी दे दो। आपने नारा दे दिया, देखिए हिपोक्रेसी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने अखंड भारत का नाम सुना है? अखंड भारत का, हाँ, मेरे ख्याल से हर सनातनी ने सुना होगा। हाँ बिल्कुल, और ये बड़ा एजेंडा है आरएसएस का, और मैं आरएसएस के खिलाफ बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकता, क्योंकि आपको इस बात से समझ आएगा कि ये कितनी बड़ी बात है। आपने सीए एनआरसी एक बिल लेके आए, आपने उसमें क्या कहा कि यहाँ पर इलीगली रहने वाले जो इमिग्रेंट्स, हाँ, जो घुसपैठी हैं, और वो घुसपैठिए ही कहे जाने चाहिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कितने घुसपैठिए बाहर किए थे, और 10 साल में मोदी जी ने कितने किया, आप उसका आंकड़ा देखिएगा, बहुत शॉकिंग रहेगा। आपको दिखेगा मनमोहन सिंह जी का आंकड़ा 10 टाइम्स ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने शोर नहीं मचाया। मैं वापस टॉपिक बात पे आ रहा हूँ। CANRC आपने लागू करा कि जो घुसपैठिए उनको हम वापस बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भेजेंगे, जो इलीगली छुप के हमारे देश में आ गए, और फिर हम अखंड भारत बनाएंगे, इन तीनों को हमारे देश में मिला देंगे। तो भाई उनको बाहर क्यों भेजा था? क्यों भेजा था उनको अपने देश में? ये तो खैर आपने शब्दों के जाल में थोड़ा सा नहीं, आप देखिए आरएसएस का जो एजेंडा है उसमें क्लियर लिखा हुआ है। नहीं, आरएसएस का जो एजेंडा उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अखंड भारत बनाना है। अब आपको अखंड भारत बनाना है तो आपने CANRC करके उनको बाहर भेजा, फिर आप कह रहे हो कि इस पूरे देश को हम अपने में मिला लेंगे, तो आपने उनको बाहर क्यों भेजा? चरणबद्ध प्रक्रिया है वो। हाँ, तो मतलब पहले हम उनको वहां भेजेंगे और उसके बाद उसके पूरे देश को यहाँ सम्मिलित कर बहुत बढ़िया। तो ये जो हिपोक्रेसी है इसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा, और दम खम से बोलेंगे। कोई ये सोच लेगा कि ये बड़ी, वैसे आप गूढ़ बात निकाल के आए हैं। ये मेरी खुद की सोचिए आप, ये कोई मेरी ट्रेनिंग नहीं, बिल्कुल। या ये आपने बात इससे पहले कभी मेरी पार्टी के किसी लीडर की नहीं सुनी, तभी मैं, ये मेरी खुद की सोच है, ये मैंने खुद डेवलप किया कि यार ये क्या बात है, दोनों हाथ में आपके लड्डू है कि हम अखंड भारत भी बनाएंगे, उन सारे तीनों देश को हमारे देश का हिस्सा भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको भी वहाँ भेजेंगे। और अच्छा ये है कि अखंड भारत हम 500 साल बाद बनाएंगे, तो बात वाजिब भी है कि इनको वहाँ भेजेंगे। वो कह रहे हैं हमारे तो रिसेंट एजेंडा में ही है, रिसेंट एजेंडा में पाकिस्तान में इसका काम चालू हो चुका है, वो बलूचिस्तान वाले एरिया में। तो जब इस पर काम चालू हो चुका है तो आप एक चीज़ को स्क्रैप करो, या तो उसको स्क्रैप कर दो या इसको स्क्रैप कर दो। आप मेरे को बेवकूफ़ मत समझो यार, क्या आप सोचो कि आप ये बेवकूफ़ है और हम कुछ भी आके बोल जाएंगे और कोई बात पकड़ेगा नहीं, तो हमारा तो काम ही है। यही जनरेशन ऐसे है। हाँ, यही जनरेशन ऐसे। दोस्तों, राजनीति और धर्म से जुड़ी ये बहस, ये बातचीत तो हमारी अभी भी चलती रहेगी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें आनंद भी बहुत आ रहा होगा। पर समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम इस सिलसिले को जारी करेंगे इसके अगले पार्ट में। तो तब तक बने रहिए जनरेशन सनातनी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।